नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। देश भर में नागौरी बैलों के लिए मशहूर डिडवाना का इंडोलाव पशु मेला इस बार बलवीर के नाम से चर्चित हो गया है। लोग दूर दूर से इसे देखने आ रहे हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर रामेश्वर लाल के अनुसार बलवीर जैसी भैंसें नस्ल सुधार और सीमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके सीमन की मांग पूरे देश में है और एक ड्रॉप की कीमत 2400 रुपये तक है। एक बार में निकाले गए 10 से 14 पशु मिलीलीटर सीमन से 700 से 900 डोज तैयार की जा सकते हैं। ये ओरिजिनल मुर्रा ब्रीड का है और नस्ल सुधार के लिए हमने इसको पाला है और इसका बेचने का तो इरादा नहीं है, पर यदि 1 करोड़ लगेंगे तो बेच देंगे इसको। किस तरह से आपने इसको पाला पोसा और किस तरह से डाइट प्लान था? सर, एक तो इसकी माँ के दूध ज़्यादा था, मतलब 11 लीटर टाइम का था, तो इसको 2 थन का दूध पिलाते थे 3 महीने तक। और इसके बाद में अभी भी सुबह और शाम दूध पिलाते हैं इसको। देसी घी है, तिल्ली का तेल है, असाड़िया है, ये डाइट प्लान रहता है इसका। कहाँ कहाँ आपने प्रदर्शित किया इसको? नागौर पशु मेले में ले गए थे। ये अदंत में, उस समय अदंत था, उस समय ये अदंत में फर्स्ट आया था। इसकी वजन कितना होगा और कितने? ये अभी तो लगभग 8 से 10 क्विंटल वजन है शायद। और अभी तो ये 15 महीने और है इसकी ग्रोथ करने के। अच्छा। 4 साल तक भैंसा ग्रोथ करता है और अभी और बनेगा ये शानदार। जी, ये मुर्रा ब्रीड का भैंसा है। जो मुर्रा ब्रीड की सबसे खास बात माने तो एक तो दिखने में सुंदर होती है, सेकंड बात जो अच्छे मिल्क रिकॉर्ड की भैंस होती है, जो दूध देने में अच्छी भैंस होती है, शांत स्वभाव की भैंस होती है। और जो अपना बुल है ये रिकॉर्डेड बुल है, इसकी माँ का अच्छा मिल्क रिकॉर्ड है, जो इसका फादर साइड है वो भी अच्छे मिल्क रिकॉर्ड का बाप है। जो इसकी माँ थी उसका पर डे का 22 किलो दूध था और जो इसका रिकॉर्डेड बुल है। और जो इसका काम हो रहा है वो भी सीमन के साथ में जो काम हो रहा है। तो इसको जो पालने का पीछे का उद्देश्य क्या केवल सीमन का ही है या और कोई? मेन इसका जो अपना मकसद है पालने का वो है नस्ल सुधार करना। जो अपने एरिया के राजस्थान क्षेत्र को अपन माने तो मुर्रा ब्रीड में पीछे है। अपने जो क्षेत्र से मान लो ये बुल आएगा, जो अपने बुल है इधर, जो अपने प्योर मुर्रा ब्रीड का बुल है, अगर इससे अपने एरिया की जो नस्ल सुधार होना, उस नस्ल सुधार के साथ साथ में अपने मिल्क रिकॉर्ड में सुधार होना। आज अपन देखे तो मान लो पशुधन है ना, वो जैसे देखे तो अपने कोई ब्रीड होती है, जैसे देसी ब्रीड हो गई, उसमें अपना मान लो विदेशी नस्ल का कोई अपना सीमन लगाते हैं और सीमन से आज उसमें मान लो दूध का रिकॉर्ड आ रहा है। तो न कि वो कोई कैल्शियम वगैरह और कुछ डाइट में दूध है तो वो अपनी ब्रीड में होता है। तो ये खुद बुल है जो अच्छी ब्रीड का बुल है। इसको मेन मकसद है सीमन के साथ में इसका नस्ल सुधार करना अपने एरिया में। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के तहत उपखंड मुख्यालय के आदेश पर सप्तम अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित हुई। इस 1 दिवसीय प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम प्रदर्शित किए। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद MGS विश्वविद्यालय की पुरुष और महिला टीमों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि डूंगर महाविद्यालय की पुरुष और महिला टीमों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। विश्वविद्यालय द्वारा अंतर महाविद्यालय योगा प्रतियोगिता का आयोजन आदेश महाविद्यालय में किया गया। इस आयोजन में जो है प्रथम स्थान पुरुष व महिला वर्ग की टीम में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान महिला वर्ग में जो है MS कॉलेज ने प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में द्वितीय स्थान डूंगर महाविद्यालय की टीम ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जो है SDM कोलायत और मनमोहन सिंह यादव के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का समापन जो है जागीरी धाम के महंत जो है अशोकानंद जी महाराज के कथाओं द्वारा किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश श्री अजय गोदारा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में किया। न्यायाधीश श्री अजय गोदारा ने बताया कि जिले में कुल 11 बेंच स्थापित की गई हैं, जिनमें प्री लिटिगेशन और न्यायालयों में लंबित करीब 15,000 मामलों को सूचीबद्ध किया गया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों को आपसी समझाइश कर मामलों का समाधान किया जा रहा है। लंबे समय से चल रही वैमनस्यता को दूर कर सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत की यह तृतीय इस वर्ष की आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे झुंझुनू जिले के अंदर 11 बेंच का गठन किया गया है। मुख्यालय पर 4 बेंच का गठन किया गया है। इसमें लगभग 15,000 से ज़्यादा प्रकरण हमने चिन्हित किए हैं, जिसमें दोनों प्रकृति के प्रकरण हैं, जो न्यायालयों में लंबित हैं अथवा जो न्यायालयों में आने वाले हैं, अर्थात प्री लिटिगेशन के प्रकरण। और जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, पक्षकारों में भारी उत्साह है और इसको देखते हुए हमें उम्मीद है कि हम भारी मात्रा के अंदर लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण कर आम जन को राहत प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मंडावा पंचायत समिति में 17 सितंबर से शुरू होने वाले ग्रामीण सेवा शिविर और 2 अक्टूबर से होने वाले सहकार सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी ने की। इसमें ब्लॉक स्तर और विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुकेश कुमारी ने कहा कि विभागीय अधिकारी समयबद्ध तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और शिविरों की नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य आमजन को योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना और समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। बहरोड के गांव रिवाली के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विधायक डॉक्टर जसवंत यादव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल सरोज कुमारी ने बताया कि प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और कुल 90 टीमें प्रतिभाग करेंगी। सर, कल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिवाली में 69वीं छात्र वर्ग 17 और 19 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री पधार रहे हैं और इसके लिए हमने पूरी तैयारियां, पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। इसमें हमारे आज टीमों का रजिस्ट्रेशन होना है। 10 से 5 बजे तक टीम दल प्रभारी अपनी टीमों के साथ उपस्थित होंगे और आज रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद क्लियर हो पाएगा कि कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि 90 से ज़्यादा टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। आमजन को सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष भर में 4 लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की ओर से किया गया। इस लोक अदालत में कुल 8 बेंचों का गठन किया गया। लोक अदालत में भारत दूरसंचार विभाग, बैंकों, राजस्व विभाग, डिस्कॉम, नगर निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और श्रम विभाग से संबंधित आपसी समझौता योग्य प्रकरण रखे गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राकेश रामावत ने बताया कि इन प्रकरणों का निपटारा आपसी समझाइश के माध्यम से किया जाएगा, ताकि आमजन को जल्दी और आसान न्याय मिल सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सानिध्य में इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजस्थान हाईकोर्ट, मुख्य पीठ और अधीनस्थ अदालतों में किया गया। इसका शुभारंभ वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने किया। राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति जोधपुर के सचिव श्री कमल छंगाड़ी ने बताया कि इस लोक अदालत के लिए 4 बेंचों का गठन किया गया है। वरिष्ठ न्यायाधीश श्री पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि लोक अदालत के जरिए आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा किया जाता है। यह व्यवस्था लंबित मामलों और आपसी विवादों को जल्दी और सहज तरीके से सुलझाने के लिए एक बेहतरीन मंच है। लोक अदालत एक ऐसा पर्व है जिसमें विधि जगत इकट्ठा होकर के आम नागरिक की उस आखिरी कड़ी से जुड़ने का प्रयास करता है, जहाँ की उनकी मर्जी से और समझाइश से कुछ रिजल्ट लेने का प्रयास होता है। इससे हमेशा एक संतुष्टि समाज के अंदर बढ़ती है और हमेशा एक सद्भावना बढ़ती है। और मेरा ये मानना है कि पूरे राजस्थान की न्यायपालिका सब तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है लोक अदालत की भावना से। और लोक अदालत में आज पूरे राजस्थान में दूर दराज गाँवों से लगा करके और जोधपुर जयपुर तक हजारों मुकदमे तय होने की संभावना है, जिसमें सभी का योगदान है। सभी अधिवक्ता और जजेस मिल करके अथक प्रयास कर रहे हैं कि जन भावना के अनुरूप लोक अदालत को मजबूत रखें और सक्सेसफुल बनाएं। न्याय हर द्वार पहुँचे, इसी उद्देश्य से आज हमारे अध्यक्ष जी ने अभी लोक अदालत का शुभारंभ किया है।
हम सभी प्रयास करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी को लोक भावना के तहत न्याय मिले और तुरंत न्याय। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। रात 8 बजे के बाद किसी भी स्थान पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए और इसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसी कड़ी में लूणी क्षेत्र में रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानों पर हो रही अवैध बिक्री पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस ने सभी दुकानों पर ताला लगवा दिया और वहां एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अवैध बजरी खनन और परिवहन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में लूणी क्षेत्र की लूणी नदी से ली जाने वाली लीज के बहाने होने वाले अवैध बजरी खनन और परिवहन पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर जोधपुर और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा में उद्योगपतियों को राहत देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इससे राज्य के 5000 से अधिक उद्योगपतियों को उनके आवंटित औद्योगिक जमीन से जुड़ी परेशानियों से निजात मिली। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने बताया कि लंबे समय से औद्योगिक जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया रुकी हुई थी। प्रस्ताव पारित होने के बाद इस समस्या का समाधान हो गया है। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल को धन्यवाद दिया। राजस्थान में जब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार में राजस्थान में सरकार बनी और बनने के बाद में माननीय जोगाराम जी जो लूणी के विधायक भी है, ये विधि मंत्री बने, तब हमने हमारी पीड़ा इनके पास पहुंचाई और इन्होंने इस पीड़ा को समझकर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, रिको और सरकारी जो हमारे एडवोकेट जनरल, उन सब से राय करके और लंबी करीब 25 से 30 मीटिंग हुई। वो मीटिंग करके और एक ड्राफ्ट तैयार किया कि भाई जो 37 औद्योगिक क्षेत्रों में ये जो 5000 उद्योग है, ये सब रिको, चूँकि ये सब औद्योगिक भूखंड है और इसमें उद्योग चल रहे हैं, इसलिए जो रिको उद्योगों का काम ऑलरेडी देख रहा है उस रिको को ट्रांसफर कर दिया जाए। एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये ज़मीन उद्यमी की नहीं मानी जा सकती और उद्यमी की नहीं है तो सब डिवीज़न जो किया गया है या परमिशन जो रिको के द्वारा दी गई है वो ठीक नहीं है। सारे विवाद के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि नहीं, ये ज़मीन राजस्थान सरकार ने रिको को विधिवत हस्तांतरित तरीके से हस्तांतरित नहीं किए। ऐसी स्थिति में रिको का इस पर कोई अधिकार नहीं और अगर रिको ने सब डिवीज़न का आदेश दिया है या परमिशन दी है तो वो विधिवत नहीं। और उसके उपरांत करीब 2023 में रिको ने ऐसे सारे काम रोक दिए क्योंकि रिको ने माना कि जब हमारे स्वामित्व की भूमि नहीं है तो चाहे सब डिवीज़न का केस हो, चाहे रूपांतरण का केस हो या चाहे किराया देने का केस हो, सब लीज का केस हो, वो हम नहीं करेंगे। में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरुण कुमार बेनीवाल ने सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशन में आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मेड़ता के साथ साथ नागौर, परबतसर, डिडवाना, कुचामन, जायल, मकराना, नावा, डेगाना और लाडरू के न्यायालय परिसरों में भी आयोजन होगा। डूंगरपुर जिले में लंबे समय से आदिवासी बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब यह स्थिति सुधर रही है। वर्ष 2019 से 21 में जिले में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 7.6% कुपोषित थे, लेकिन जुलाई 2025 तक यह आंकड़ा घटकर 1.4% रह गया। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री पंकज द्विवेदी ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में कई बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 ग्राम से कम है, कुछ में केवल 3 से 4 ग्राम। ऐसे बच्चों को पोषाहार, दूध और आवश्यक इलाज दिया जा रहा है। 2008 से 2024 तक 5,863 कुपोषित बच्चों का इलाज किया गया और जुलाई 2025 तक 312 बच्चों का इलाज हुआ। श्री पंकज द्विवेदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से डूंगरपुर अब कुपोषण की श्रेणी से बाहर निकल रहा है। बच्चे अब स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। जो बच्चे हैं, इन बच्चों में से जो चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चे होते हैं,
उनको एमटीसी रेफ़र किया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर साहब के द्वारा उनका इलाज किया जाता है कुपोषण का। जो विभाग द्वारा पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जो माप की इक्विपमेंट उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे कि वजन मशीन हो गया और स्टेडियोमीटर और इन्फेंटोमीटर, इनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उन बच्चों की माप करती हैं और पोषण ट्रैकर पर ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसके द्वारा बेहतर मापन हो पाता है। इस प्रकार वर्तमान में अभी 928 बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, जो कि सेम कैटेगरी में इस समय हैं, जिनको विभाग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मात्रा का पोषाहार दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में इन बच्चों के लिए दूध की योजना भी चालू की गई है। बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने शहर की सड़कों की हालत सुधारने और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस महीने में शहर की सभी सड़कें ठीक होनी चाहिए। वार्ड वाइज आरएएस और जिला स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि डिफेक्ट डायबिलिटी पीरियड के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों को ठेकेदारों से तुरंत ठीक करवाएं। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले, डामरीकरण से पहले सड़क के गड्ढे WBM से भरे जाएं। इसके अलावा गांव चलो अभियान और शहर चलो अभियान के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाने और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्री कैंप लगाए जाएंगे। राजस्थान राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन रविवार को राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने किया। श्री बिश्नोई ने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हर खेल में भारतीय खिलाड़ी चैंपियन बने और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि लुप्त हो रहे खेलों को फिर से मुख्यधारा में लाना जरूरी है, ताकि युवा मोबाइल की लत से दूर रहे। हाल ही में जोधपुर में लुप्त खेलों के आयोजन के साथ युवाओं को खेलों से जोड़ने की कोशिश की गई। श्री बिश्नोई ने आयोजकों को शतरंज प्रतियोगिता के बेहतर आयोजन के लिए बधाई दी और बच्चों के साथ खेलकर उनकी हौसला अफजाई भी की। अब राज्य के 58 में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी प्रवेश ले सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री सीताराम जाट ने इस संबंध में 3 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार बीकानेर सहित राज्य के 28 जिलों के 98 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब विद्यार्थियों को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम में पढ़ाई का विकल्प मिलेगा। हिंदी माध्यम का संचालन शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से शुरू होगा। बीकानेर जिले की बात करें तो इन 98 स्कूलों में लुणकरणसर और खाजूवाला ब्लॉक के स्कूल शामिल है। इससे छात्रों और अभिभावकों को अब अपनी पसंद के अनुसार माध्यम चुनने का विकल्प मिलेगा। नावा स्थित अंबेडकर भवन में 2 दिवसीय दिव्यांगजन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डीडवाना जिला कलेक्टर श्री महेंद्र खड़गावत के निर्देशों के तहत दिव्यांगों को राहत प्रदान की गई। कैंप में नावा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजन शामिल हुए। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि पहले दिन 46 दिव्यांगजन का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से 29 को दिव्यांग कार्ड बनाकर लाभान्वित किया गया और 7 को जांच हेतु उच्च संस्थान के लिए रेफर किया गया। पुष्कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौसमी बीमारियों जैसे वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और डेंगू से निपटने के लिए नई तैयारियां की गई है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत पुरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और आमजन के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। स्थानीय विधायक एवं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के निर्देश पर अस्पताल में साफ सफाई, मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव और मरीजों की समय पर जांच की व्यवस्था की गई है। मरीजों की त्वरित जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और अलग अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। मौसमी बीमारी पिछले 1-2 सप्ताह से जो है कॉमन कोल्ड और वायरल के जो मरीज काफ़ी आ रहे हैं, साथ ही साथ जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो कम्युनिटी के अंदर नहीं फैले, इसके लिए सरकार की तरफ से DBCs है, डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर्स जो लगा रखे हैं, वो घर घर जाके हर रोज़ 30 घरों की सर्वे करते हैं कि किसी भी घर में जो पानी के कोई अटेंशियल बर्तन वगैरह हो, छत के ऊपर हो, टायर हो, खाली हो, वो भरे हुए नहीं रहे। कूलर के पीछे जो बास्केट होता है वो भरा हुआ नहीं हो, ताकि उससे मच्छर जो है वो पनपे नहीं। इसलिए बार बार वो चेक करते हैं रोज़ का रोज़। और अभी तक तो हमारे जो है कोई डेंगू का मरीज मिला नहीं है, लेकिन उसको पहले से ही चेक मोड पे जो है DBCs और आशाएं द्वारा है, आशाओं द्वारा रोज़ उसके मलेरिया की स्लाइड, जिसको भी बुखार सर्दी लग के आ रहा है उसको मलेरिया की स्लाइड लेके मास लेवल पे हम वो भी चेक करवा रहे हैं कि कोई भी
और जो है कम्युनिटी के अंदर मलेरिया से पीड़ित नहीं हो और फैले नहीं। साथ ही साथ जो गड्ढे हैं उनमें हम पायरेथ्रियम का भी जो छिड़काव कर रहे हैं, बर्न ऑयल भी डलवा रहे हैं और नगर पालिका नगर परिषद के साथ भी कोऑर्डिनेट करके जहाँ पे मच्छर ज़्यादा है फॉगिंग करवाने की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान में विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके गिद्धों को बचाने और उनके लिए सुरक्षित आवास विकसित करने का बड़ा अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह काम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और बयाना की पहाड़ियों में किया जा रहा है। अभियान वर्ल्ड वाइड फंड और राज्य वन विभाग के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा है। इस अभियान को 5 साल तक चलाया जाएगा। इस दौरान गिद्धों की प्राकृतिक आवास की पहचान, सुरक्षा और वैज्ञानिक निगरानी की जाएगी। डॉक्टर जसवंत धाकर ने बताया कि गिद्धों की अनुपस्थिति में मृत पशुओं से स्वाइन फ्लू, एंथ्रेक्स और बोटुलिज्म जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गिद्ध इन रोगाणुओं को नष्ट कर मानव और पशु स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा द्वारा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल अभी हमारे बयाना और भरतपुर क्षेत्र में चालू की है, जिसमें वर्ल्ड वाइड फंड और राज्य वन विभाग के द्वारा प्राकृतिक सफाई कर्मी जो हमारे प्रकृति में है उसके जिसको हम गिद्ध या वर्षा कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए एक प्राकृतिक आवास का निर्माण किया जा रहा है। इसमें नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान है और बयाना क्षेत्र, जिसमें बयाना क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो शांत भी हैं और जो गिद्धों के प्राकृतिक आवास के अनुकूल भी हैं, तो उसका एक प्राकृतिक आवास का विकास किया जा रहा है। गिद्ध हमारे लिए प्रकृति में एक सफाई कर्मी की भूमिका निभाता है। गिद्ध मृत जीवों को खाकर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और जीवाणु जनित जितने भी बहुत सारे रोग हैं उनसे मानव जाति और समस्त प्रकृति की रक्षा करता है और एक साफ सफाई करके वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है। बाणासुर की नगरी बयाना पहाड़ों से घिरी हुई है और गिद्ध पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे कारगर साबित होते हैं। ये मरे हुए पशुओं को एवं जानवरों को खा करके खुद तो अपना पेट भरते हैं, लेकिन पर्यावरण को सफाई रखने में, स्वच्छ रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करते हैं। इसलिए पुराने क्षेत्र को देखते हुए गिद्धों का संरक्षण होना चाहिए और बयाना में निश्चित रूप से इनकी नेस्टिंग के लिए प्रयास होना चाहिए, जिससे पर्यावरण हमारा स्वच्छ रह सके और मानवीय जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जिससे पर्यावरण अगर सही रहेगा तो हमारा जीवन संतुलित रहेगा। भुसावल विधानसभा मुख्यालय और वेर के निर्देश पर उपखंड भुसावल के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में बाल विवाह रोकने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इन कार्यशालाओं में बाल विवाह के दुष्परिणामों पर छात्रों को जागरूक किया गया। गांव बारोली के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मण सिंह और गांव कालाहार के प्रधानाचार्य श्री हरिराम खडोरिया ने बताया कि बाल विवाह एक अपराध है और इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय माना गया है। उन्होंने बताया कि कम उम्र में विवाह से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जिससे शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा होती है। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन के तहत हर साल सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इस वर्ष 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक अष्टम राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पोषण को जन आंदोलन बनाना और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। CDPO ब्यावर श्री नितेश यादव ने बताया कि इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उपनिदेशक श्रीमती नीरू सांखला ने बताया कि ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।